नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। हैदराबाद में एक दलित छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों लोगों पर दलित छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 25 वर्षीय रोहित गुंटूर का रहने वाला था और पिछले 2 साल से पीएचडी कर रहा था। पिछले साल अगस्त माह में 2 छात्र गुटों के बीच झगड़े में इसके कथित तौर पर शामिल होने के बाद विवाद बढ़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए, जिसमें रोहित समेत 4 अन्य छात्रों को दोषी पाया गया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद नाराज छात्रों ने 2 हफ्तों तक विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और निष्कासन वापस लेने की मांग की। इसी दौरान रोहित ने रविवार को छात्रावास के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य पीएल पुनिया ने कहा है कि विश्वविद्यालय फैकल्टी और कई छात्र संगठनों ने इन 5 छात्रों के विश्वविद्यालय से निष्कासन का विरोध किया था। तथ्यों से पता चलता है कि छात्रों का झगड़ा कभी हुआ ही नहीं। जिस तीसरे व्यक्ति ने शिकायत की वो न तो पीड़ित है और न ही मौके पर मौजूद था। उसे ज़बरदस्ती इस मामले में गवाह बनाया गया। विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी ने भी कहा है कि कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ और विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है। पुनिया ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इन दलित छात्रों के निष्कासन को वापस लिया जाए। देश देशांतर में आज यही विषय हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विश्वविद्यालयों में दलितों के साथ, खासकर दलित छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। इस चर्चा में मेरे साथ हैं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्रीरंग कुलकर्णी, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं श्रीरंग कुलकर्णी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक तरह से आरोप आपके संगठन के ऊपर आ रहा है कि आप लोग ही हैदराबाद में इन दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आत्महत्या करनी पड़ी एक छात्र को। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं रोहित वेमुला जिसने आत्महत्या की उसके परिवार के और रिश्तेदारों के प्रति संवेदनाएं अपनी जाहिर करता हूं। एक बात मैं यहाँ नमूद करना चाहता हूं कि सभी जगह मीडिया में जो आ रहा है जी, वो कल मैं ये भी सुन रहा था टीवी डिबेट्स, उसमें ये रोहित जो है ये ओबीसी कम्युनिटी से है, मतलब दलित कहकर, और वो वड्डेरा कम्युनिटी है। और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसके तथ्यों के बारे में भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो मामला है ये एक एक्टिविटी जो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने की थी, उस एक्टिविटी के बाद शुरू हुआ। जो याकूब मेनन को फांसी यहाँ के उच्चतम न्यायालय ने दी थी जी। और उसके क्रियान्वयन के बाद उसके लिए वहाँ प्रार्थना और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र इकट्ठा हुए थे। और तुम कितने याकूब को मारोगे, हर एक घर से याकूब निकलेगा, इस प्रकार के बैनर लेकर वो खड़े थे जी। एक जगह तरफ अंबेडकर जी का नाम लेकर ये अपना संगठन चला रहे हैं और दूसरी तरफ अंबेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण किया उस संविधान के तहत न्यायपालिका ने जिसको शासन किया है, जिसको दोषी ठहराया है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा दोगलापन है। इसके लिए आप किसी को फांसी देने पे मजबूर कर देंगे? नहीं, फांसी तो न्यायालय ने दी थी। नहीं, मैंने याकूब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस छात्र रोहित ने की है और जिसके लिए आपकी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं, वो तो आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता से पूछ सकते हैं उस विषय में जो कुछ है। विद्यार्थी परिषद की दृष्टि से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष थे सुशील जी, उनको भोर में 3 अगस्त की रात को कमरे से बाहर निकाल कर मारा पीटा गया। उसके बाद उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, जिसके तथ्य आज सब मौजूद है जी। और उसके बाद हमने जो शिकायत की उसके आधार पर आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की। चलिए, अपूर्वानंद जी, आपने इस मामले पर काफ़ी अध्ययन किया है, लेख भी लिखे हैं। ये जो श्रीरंग कुलकर्णी जी कह रहे हैं, क्या मामला इतना ही सादा है या इससे आगे भी आप कुछ देखते हैं इसमें? देखिए, एक तो बात बहुत स्पष्ट है, वो पिछड़े थे, दलित थे। इस विवाद में हम जाएं या ना जाएं, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की गतिविधि थी जी, और अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की 2 गतिविधियों को लेकर खासकर उस पर हमला हुआ। एक, याकूब मेमन की फांसी के विरुद्ध उसका प्रदर्शन और फांसी की सज़ा के खिलाफ प्रदर्शन, और दूसरा मुजफ्फरनगर बाकी है जी,
फिल्म का प्रदर्शन जो एक दूसरी संस्था कर रही थी, उस प्रदर्शन पर एक छात्र संगठन ने जब हमला किया, उसका विरोध इन्होंने किया। उसके बाद से अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को राष्ट्र विरोधी आदि आदि कहकर उस पर हमले आरंभ हुए। मैं झगड़े के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस तथ्य को जानना हमारे लिए कठिन है जी। लेकिन यह बात अपने आप में बहुत साफ है कि जिन 5 को निलंबित किया गया, प्रोक्टोरियल इंक्वायरी में पहली जो जांच से जो बात निकली थी उसको उलटते हुए, उसके पहले दत्तात्रेय साहब का जो पत्र है वो बहुत स्पष्ट है, जिसमें वे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जातिवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें मूक दर्शक है, जिसका अगर आप दिसंबर के अखबार उठाकर देखेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन खुद खंडन कर रहा है। वह कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं हो रही है। ये अखबारों में उस वक्त क्या आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुलपति के फैसले को उलट दिया गया। इस बीच जैसी अखबारों में खबर है, मानव संसाधन मंत्रालय ने 3 या 4 पत्र लिखे जानने के लिए कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो यह बात बहुत स्पष्ट है और यह हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों में देखा है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देखा है, साइंसेज में देखा है जी कि दलितों के प्रति एक नफरत, एक चिढ़, उनका उस उच्च शिक्षा के स्थान में प्रवेश और उसमें उनकी संख्या के बढ़ते जाने से जो एक चिढ़ बढ़ रही है, वह चिढ़ अलग अलग रूप में व्यक्त होती है। इस बात को हमने स्वयं अनेक अवसरों पर जांच में पाया है। जैसा मैंने कहा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमने पाया है। इसलिए यह व्यापक स्तर पर समाज में जी दलितों के जिन जगहों को पहले उच्च जाति के लोग अपनी जगह मानते थे, उनमें उनके प्रवेश के बढ़ते जाने से बढ़ रही परेशानी ठीक है का एक हम नतीजा मान मैं आता हूँ अपूर्वानंद जी आपके पास में। प्रोफेसर सुखदेव थोराट, आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं और ये जिस तरह की घटना हैदराबाद में हुई, इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी अभी जिस तरफ इशारा किया कि जिस तरह से दलित छात्रों का प्रवेश बढ़ रहा है या कहें तो उनका अनुपात बढ़ रहा है, उसको लेकर के कुछ समाज में वितृष्णा पैदा हो रही है। सहमत हैं आप इससे? और आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं आपकी नज़र में? तो ये बात सही है जो पहले स्पीकर ने कहा है कि 2000 जनवरी 2007 से लेके अप्रैल 2011 तक 18 सुसाइड हुए दलित लड़कों के। उसमें 2 मिलाइए ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के और 2 हैदराबाद के। हैदराबाद में 2 साल के पहले एक लड़के को पीएचडी सुपरवाइजर न देने की वजह से लंबे समय तक उन्होंने भी आत्महत्या की है। तो ये जो 20 आत्महत्याएं आपको दलित स्टूडेंट की दिखती है, एक्सेप्शन यदि आपको मिल जाएगा कि नॉन दलित ने किसी आत्महत्या की है, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए कि दलित स्टूडेंट इतनी तादाद में आत्महत्या क्यों कर रहा है। और हर बार जब ये आत्महत्या होती है तब इसी तरह के डेविएटेड कारण दिए जाते हैं, जैसे अभी दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने मोर्चा निकाला। सही जो रीज़न है, जो पहले स्पीकर ने कहा है कि बहुत सारे अभ्यास ऐसे है, रिसर्च है, वो बात साफ कर रहे हैं कि दलित स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में वेरियस फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर, इन द क्लासरूम, इन द कल्चरल फंक्शन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इसमें जिसका मैं चेयरमैन था, या जो आप सतीश देशपांडे की किताब ले लीजिए, उसमें 2 आर्टिकल्स है, अनूप के है और सुकुमार के है। उसमें सारा जो डिस्क्रिमिनेशन दलित स्टूडेंट फेस करता है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, उसका ये विस्तृत रूप से सामने आ रहा है। और उसी का ये तरीका है कि डिवाइड होता है। ये डिवाइड की वजह से फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है और जब उसमें पॉलिटिक्स आए तो वो और गंभीर बात बन जाती है। मेरा कहना इतना ही है कि प्रामाणिकता से कोई भी पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, पहले वो ये बात मान के चले कि जातीयता, भेदभाव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, समाज में है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उससे परे है नहीं। वहाँ जाके कोई पवित्र बनता नहीं है, वो वहाँ पर भी अपने जो पुरानी विचारधारा है वो लेके जाता है। तो पहली बात यह करनी चाहिए कि जातीय भेदभाव को एक्सेप्ट करना चाहिए।
कपिल सिब्बल साहब जब मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात को माना 2 सुसाइड होने के बाद, और हमें रिक्वेस्ट किया था कि रेगुलेशन बनाइए। हमने बनाए, यूजीसी ने इमरजेंसी मीटिंग में एक्सेप्ट किए, लेकिन रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेशन से बात नहीं बनती। आपको चाहिए बिल। मैं आपको ये किस्सा सुनाऊं कि सबसे गंभीर समस्या थी हमारे यहाँ रेगिंग की। हमने उसको बिल क्राइम बनाया और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। जैसे ही रेगिंग को क्राइम बनाया, स्टूडेंट अपना कोई स्टूडेंट हो अपनी लाइफ को संभालता है, डिग्री से बचाता है जी, तो क्राइम पिछले 3 साल से आपने देखा होगा कि कितनी कम हुई है। आज ये ज़रूरत है कि जातीय डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक लेजिस्लेशन हो, उसको क्राइम माना जाए और उसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो। मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। जी, आपने प्रोफेसर थोराट हमारे साथ में आता हूँ आपके पास में, डेमोन्स्ट्रेशन निकाला था, यह किस्सा मैं आता हूँ आपके पास में। जी, दिलीप मंडल साहब, आप लंबे समय से अपनी पत्रकारिता के जीवन में इन घटनाओं पर लिखते रहे हैं, और ये जो घटना हुई है हैदराबाद की, जिसको लेकर के पूरे देश में छात्र संगठन आंदोलित हैं, और ख़ुद अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मौके पे गए हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है, काफ़ी प्रतिक्रिया हुई है, किस रूप में देखते हैं आप? मुझे लगता है कुर्बान जी, आप जिस समय ये बातचीत कर रहे हैं और आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं जी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चरल तरीके से भी इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है, इसलिए भी थोड़ा सा उसको एक पर्सपेक्टिव में भी रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इन घटनाओं का कारण वहाँ पर है जो 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है, 2008 के बाद बच्चे आने लगते हैं। भारत के शिक्षा के इतिहास में पहली बार जो सरकारी शिक्षा संस्थान है वहाँ 50% से ज़्यादा SC ST OBC पसमानदा बच्चे आ गए हैं। अब ये बच्चे तो यहाँ बदल गए, लेकिन फैकल्टी जो है वो उसी तरह से ब्राह्मणवादी और अपने तमाम संरचनात्मक बुराइयों के साथ उस वैसे ही मौजूद रह गई है। वहाँ पर सवर्ण वर्चस्व भी वैसे ही मौजूद रह गया है। तो ये भारतीय कैंपस का प्राथमिक अंतर्विरोध है, एक अपर कास्ट डोमिनेटेड फैकल्टी और बहुत डाइवर्स किस्म की एक सुंदर सी विविधतापूर्ण जो विद्यार्थियों का होना। तो ये जो अंतर्विरोध है ये बहुत कीमत वसूल रहा है, और जो अपर कास्ट टीचर्स हैं वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ कैसे आ गए। उनका पवित्र मंदिर है जो कि अशुद्ध हो रहा है। तो एक मैं 2 लाइन सिर्फ आपको पढ़ना चाहूँगा, मुझे लगता है इतना समय होगा। एक सावित्रीबाई फुले की एक छोटी सी कविता है, वो ज्योतिबा फुले के बारे में बता रही हैं कि ज्योतिबा फुले की शिक्षा किस तरह से हुई थी। पहले तो बताया उन्होंने कि पहली शिक्षा उनकी स्कॉटिश मिशन स्कूल से हुई थी। मिला ज्ञान विदेशी विधर्मी पादरी से, ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़े बालक ज्योतिबा। इसके बाद पढ़े ज्योतिबा देसी पाठशाला में, अध्यापक उसे अधूरा पढ़ाए। बालक ज्योति पढ़े नहीं ऐसा वह चाहता था। देख शिक्षा की बदहाली अंग्रेजी लिजिट साहब ने की उनकी अच्छी शिक्षा की तैयारी। तो आप समझ सकते हैं कि ये 150 साल में देश बहुत नहीं बदला है। उस समय भी शिक्षक नहीं चाहता था, और कोई एक उदार लिजिट प्रोफेसर जैसे कोई एक अच्छा प्रोफेसर मिल गया तो बच्चा पल गया, वरना वो नष्ट हो जा रहा है। श्रीरंग कुलकर्णी साहब, अभी आपने सुना पूरी चर्चा के जो विभिन्न आयाम निकल करके आए। अपूर्वानंद जी ने कहा, प्रोफेसर थोराट साहब ने कहा कि पहले इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं 1-2 नहीं हैं, कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक लगातार एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप इस बात को क्यों कबूल नहीं करते कि जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और उसके चलते ये जो घटनाएं हो रही हैं जो हिंसक रूप भी धारण कर ले रही हैं? कुर्बान जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है उसके लिए देश में कानून और संविधान बना हुआ है जी। यदि इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो शासन प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वो वहाँ पर ध्यान देकर उसको ठीक करे। जी। अभी की जो सरकार, वर्तमान सरकार आई है, वो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो सबकी तरफ ध्यान दे और सबके बारे में सोचकर सबको आगे लेकर जाए। जी। तो आपका संगठन क्या कर रहा है? कुल मिलाकर ये हमारे संगठन के बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जो डाउन ट्रोडन और पिछड़े दलित के मसीहा बनना चाहते हैं या बनते हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि आज भी AMU जैसे या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में SC ST को आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक विद्यार्थी परिषद की बात है, हम तो 1949 से इस देश में काम कर रहे हैं, और जैसा मैं अपूर्वानंद जी से अभी बात कर रहा था, एक दिल्ली में शुरू हुआ संगठन आज देश भर के 5000 जगह पर काम कर रहा है। हमें
एक समाज से विश्वसनीयता भी मिल रही है। मैं जब दिल्ली में आया 2006 में, 2008 के बाद एसटी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी मुझे। हैदराबाद का ही उदाहरण है, हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर लोगों को राजीव गांधी फेलोशिप स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मैं जब यूजीसी में गया, वहाँ पर जब बात की वहाँ सेक्रेटरी साहब से, तो उन्होंने फाइल निकालने के बाद ये ध्यान में आया कि 2008 के बाद स्कॉलरशिप ही नहीं दी गई। जी नहीं, तो ये भी हम पीछे जातिगत लगे और वो भेदभाव की स्कॉलरशिप घटना है, हम मानते हैं आप? पीछे लगे और वो स्कॉलरशिप रेगुलराइज करी हमने। जी नहीं, तो ये भी क्या विद्यार्थी जातिगत परिषद एक भेदभाव था? छात्र संगठन के नाते जी सब प्रकार के लोगों पर ध्यान दे रही है और हम कर रहे हैं। जी मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे जी। हैं, और सबको साथ लेकर चलने की नीति होने के कारण आज विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में सबसे लोकप्रिय छात्र संगठन बना हुआ है। ठीक है। अपूर्वानंद जी, जो ये कह रहे हैं श्रीरंग कुलकर्णी साहब एबीवीपी के कारनामे बताते हुए, क्या आप उससे सहमत हैं? संक्षेप में। नहीं, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, जी किसी भी एक छात्र संगठन पर। नहीं, उसका जो रोल हैदराबाद की घटना के संदर्भ में देखने को हाँ, मिला। वह अखबारों की रिपोर्ट से और बाकी रिपोर्ट से बहुत साफ है। जी अगर वह वक्तव्य आज मैंने पढ़ा है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से जारी हुआ है, जी अगर वह उसका वक्तव्य है तो वह पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उस वक्तव्य में रोहित की आत्महत्या पर कोई हार्दिक व्यथा नहीं है, बल्कि एक आरोप लगाने की मुद्रा है, जिसमें यह कहा गया है कि यह सोचना चाहिए उस विचारधारा के लोगों को कि वो मॉन्स्टर क्यों अपने आप को महसूस कर रहा था और उसमें यह गैप कैसे पैदा हो गया। तो लगातार इस तरफ एक तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीति की भाषा बोलकर, और फिर आप इशारा किन की तरफ कर रहे हैं? अभी की भी जो बातचीत है उसमें इशारा मुसलमानों की तरफ हो रहा है। तो दलितों से परेशानी क्यों है? क्योंकि वो मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए बात नहीं कर रहे हैं। एक अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन मुसलमानों के हक की बात कर रहा था, इसलिए उन पर हमला हुआ। अगर वो सिर्फ अपने हक की बात करता रहता तो उसे शायद हिंदू फोल्ड में, जी हिंदू दायरे में शामिल कर लिया जाता। ठीक। परेशानी असली यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम दलित एकता हो जाए जी। और इससे राजनीति की दिशा बदल जाए। ठीक। यह असली परेशानी है। प्रोफेसर थोराट, आपने अभी इस समस्या का कारण बताया और ये कहा कि साहब ये 2006 से लगातार घटनाएं हो रही हैं और कई घटनाओं का आपने जिक्र भी किया। इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो खुद यूजीसी के अध्यक्ष रहे हैं और इस वक्त भी आईसीएसएसआर के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। मैं ये कहूँगा कि पहले तो जैसे मैंने कहा कि हमने स्टडी भी करनी चाहिए और मानना चाहिए कि जातीय भेदभाव दलित स्टूडेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट स्पेयर में वो एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये कुलकर्णी साहब ने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज है वो उसको डील करता है, वो पूरी तरह नहीं करता है। एंटी इंटेजेबिलिटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ एजुकेशन के एक पहलू को करता है। हमें कॉम्प्रेंसिव लेजिस्लेशन चाहिए, बिल चाहिए जो डिफरेंट हिस्से हैं डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे महिला के बारे में है तो उसके ऊपर हमें पहली बात यह है कि लॉ होना चाहिए और एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको वो क्राइम डिक्लेयर करे ताकि वो डिटरेंट बने। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रिगिंग कैसी ख़त्म हुई लॉ आने के बाद, लेकिन लॉ से ही सब कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती। लॉ अपनी जगह एक प्री कंडीशन है, होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा कैंपस जो है हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी का, ये डाइवर्सिफाइड हुआ है। यदि आप अर्ली 90s में चले जाइए तो कॉलेजेस में सिर्फ अर्बन एरिया से ब्राह्मण मेल आता था। आज की तारीख में यह है कि दलित आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है, आदिवासी आ रहा है, महिलाएं आ रही जो थी नहीं उच्च शिक्षा में, गांव से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहा है। तो डाइवर्सिफाइड कैंपस बना है और जो फैमिली और सोसाइटी में लोग अपनी प्रवृत्ति बनाते हैं वही कैंपस में आ रही है। तो डाइवर्सिटी का एडवांटेज तो है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अलगाव पैदा क्रिएट कर रहा है, भेदभाव क्रिएट कर रहा है। आपने देखना चाहिए कि बिहार में तो हर एक जाति का एक हॉस्टल बना हुआ है। वो किस तरह का एजुकेशन हम दे रहे हैं हायर एजुकेशन में, जहां हम हर एक जाति के स्टूडेंट को अलग अलग हॉस्टल में रख रहे हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, शेड्यूल कास्ट का अलग हॉस्टल है। बनारस में चले जाइए, कायस्थ का अलग हॉस्टल है, मुस्लिम का अलग हॉस्टल है, क्रिश्चियन का अलग हॉस्टल है। किस तरह का समाज हम क्रिएट कर रहे हैं? यदि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहा है और अलग अलग जाति के धर्म के आधार पर रह रहा है तो किस तरह का इंटीग्रेशन होगा और सिटीजनशिप क्रिएट होगी? तो मेरी ये सजेशन है, जैसा अमेरिका ने किया है वहाँ भी डाइवर्सिटी बढ़ी। पहले वहाँ पर भी मेल और वाइट होता था,
अब महिला आई, लैटिनो आ गया, ब्लैक आ गया, एशियन इंडियन आ गया, तो उन्होंने उसके ऊपर उपाय किया। वो उपाय ये किया कि उन्होंने एजुकेशन शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ में, सिविल राइट एजुकेशन और डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट कोर्सेज बनाए, जिसमें रेसिज्म का प्रॉब्लम, सेक्सिज्म का प्रॉब्लम, कलर का प्रॉब्लम, और सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को उसको लगभग कंपलसरी बनाया, उनको सेंसिटिवाइज करने के लिए, और उनका डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट बढ़ा, माइनॉरिटी के लोकेलिटी में वो जाते हैं। आज हमें ज़रूरत यहाँ है जी कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में और कैंपसेस में हम ये कोर्स बनाएं, जो अमेरिका ने किया, यहाँ पर भी कोशिश चल रही है, जिससे हम स्टूडेंट को अवगत कराए जी। कि इस देश में प्लूरलिज्म है, हर एक जाति धर्म के और व्यवसाय के लोग हैं, रेस के हैं, कलर के हैं, तो इसको हमने रिस्पेक्ट कैसा देना चाहिए, कॉमन जो सिटीजनशिप राइट है उसके अराउंड उनकी समझ कैसी बढ़ानी चाहिए, और एक अच्छा सिटीजन कैसे बनाए। ठीक। ये एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये होगा कि जो वैल्यूज प्रिजुडिसेस फैमिली से और सोसाइटी से लेके वो हायर एजुकेशन में आता है वही बने रहेंगे, और हमें हायर एजुकेशन का समस्या जो है हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं दो सोल्यूशन दे रहा हूँ, एक तो कायदा होना चाहिए, और जस्ट होल्ड ऑन ए सेकंड प्लीज, कायदा हो, मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, कायदा हो और उसको सपोर्ट हो, क्राइम बनाए। दूसरा, एजुकेशन हम शुरू करें, यहाँ पे कोर्सेज शुरू करें जो कंपलसरी सबको बनाए, सिटीजनशिप एजुकेशन, और डिफरेंसेस हम टॉलरेट करें, स्किल स्टूडेंट में दे दे कि वो डिफरेंशिएशन को और डाइवर्सिटी को कैसे डील करें। ठीक है। दिलीप मंडल साहब, अभी आपने प्रोफेसर थोराट को सुना, आपके पास क्या सुझाव है इस समस्या के निदान के लिए कि आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला छात्रों के साथ में, वो ना हो? मुझे तो लगता है कुर्बान जी कि सबसे पहले तो अभी जो घटना हुई है इस पर जो भी दोषी हैं उनको कुछ ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि एक सबक मिले कि नहीं, ये टॉलरेट नहीं किया जाता है, नहीं चलता है, सब कुछ नहीं चलता है, बहुत कुछ चलता है लेकिन ये नहीं चल सकता है। तो अगर ये SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ है तो इसकी डे टू डे बेसिस पर इसकी जांच होनी चाहिए, और तत्काल इस पर जो मंत्री हैं, अगर वो भारत के इतिहास में शायद पहली बार किसी मंत्री पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मोदी सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ये अच्छी बात नहीं है, देश का एक बहुत बड़ा तबका इससे एलिनेट हो सकता है। और अगर जो कुलकर्णी साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि वो फांसी के सवाल पर बात कर रहा था, फांसी के सवाल पर इस देश में बहस चल रही है, नेशनल लॉ कमीशन उस पर बात कर रहा है, इस देश के सारे ज्यूरिस्ट उस पर बात कर रहे हैं, तो रोहित उससे बात कर रहा है तो उसका क्या अपराध हो गया है? मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि बात हो गई और विरोध कर दिया। क्यों नहीं विरोध हो सकता है? मैं तो गोडसे को सुनिए कुलकर्णी जी, मैं गोडसे को फांसी देने का विरोध करता हूँ। मैं फांसी, वो भारत का पहला आतंकवादी था गोडसे, इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि फांसी नहीं होनी चाहिए। दुनिया के 88 देश फांसी नहीं देते हैं, वो अच्छे देश हैं, ऐसा वो अलग विषय है, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने का तो नहीं बात होगी। रोहित क्यों नहीं बात करेगा? और कैंपस अगर इन सवालों पर निकलेगा, ये पोस्टर, कैंपस अगर इन सवालों पर बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? जी, तो देशभक्ति पर सवाल उठाना, देखिए आप ये देखिए ये असंवेदनशीलता है कि आप एक बच्चा ही मरा है, आप उसके बारे में बात करते हुए कुछ चाहने क्या पहले प्रकट किए, ये तरीका है? मुझे संदेह है कि ये आप संवेदनशील हैं। एनीवेज, खैर, तो ये मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर थोराट उपाय सुझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, उनके सुझाव सरकार को इस पर एक विचार करना चाहिए कि क्या एक लेजिस्लेशन बनाकर संसद, राज्यसभा, लोकसभा इसको पास करे कि ऐसी घटनाएं न हो। रोहित बहुत कीमती है, किन परिस्थितियों से उभर के एक बच्चा आता है बहुत संक्षेप और मर में जाता है। आपका क्या सुझाव होगा? मेरा सुझाव यह है कि स्कूली स्तर से लेकर, जी, चूंकि यह जो भेदभाव है, आप राजस्थान के स्कूलों में चले जाएं, आप हरियाणा के स्कूलों में चले जाएं, आप पहाड़ों के स्कूलों में चले जाएं, अगर दलित स्त्री दोपहर का खाना बनाती है तो उच्च जाति के बच्चे वो खाना नहीं खाते हैं, पूरा का पूरा गांव बहिष्कार करता है। आप दलित बच्चों को सवर्ण बच्चों से अलग मध्याह्न भोजन कराते हैं, अलग पानी रखते हैं, तो ये भेदभाव की शिक्षा आरंभ से ही दी जा रही है। इसलिए जिस शिक्षा की बात थोराट साहब कर रहे थे उच्च शिक्षा के लिए, वह जब तक बीएड में यानी टीचर एजुकेशन में, शिक्षक प्रशिक्षण में वह बात नहीं सिखाई जाएगी, नहीं बताया जाएगा। और इसलिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने कहा था कि हमारे बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाओ क्योंकि ब्राह्मण उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। संक्षेप तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह एक नागरिक शिक्षा बिल्कुल आरंभिक स्तर से विशेषकर शिक्षकों के लिए दिया जाना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक दलों को इसे अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए, विचारों का मतभेद छोड़कर, और वो इसे दूसरों के जिम्मे ना छोड़ दें। तो यह एक, जब तक बड़ा सामाजिक अभियान नहीं बनेगा तब तक सिर्फ कानून के जरिए काम नहीं चलेगा। जी, श्रीरंग कुलकर्णी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था दिलीप जी से, और आज सर भी महाराष्ट्र से होने के कारण जानते हैं जी
कुल मिला के एक विश्वविद्यालय का नामांतर होने की बात आई थी महाराष्ट्र में, जिसको अंबेडकर जी का नाम दिया गया, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। और उसमें जो विद्यार्थी परिषद की भूमिका रही है और जो पहल विद्यार्थी परिषद ने की है, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, जो विद्यार्थी परिषद और हमारी विचारधारा के नहीं थे, उन्होंने भी सराहना की और उस आंदोलन में विद्यार्थी परिषद ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। चलिए, तो आप विद्यार्थी परिषद के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन अभी हैदराबाद में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और जो प्रथम दृष्टया रिपोर्टें आ रही हैं, उसको देखकर लगता है कि अगर इस समस्या को समय रहते जल्द से एड्रेस नहीं किया गया तो इसके भयावह परिणाम निकल सकते हैं। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।